नमस्कार मित्रों। उपज केंद्र संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सबको पता है, पशु परिचय का जो नवीनतम सिलेबस आ चुका है आपके पास, वहां पर जो नवीनतम सिलेबस दिया गया है, आपको उस सिलेबस के आधार पर यहाँ से उपज केंद्र संस्थान से आपको प्रश्नोत्तरी हल करवाई जा रही है। तो उपज केंद्र संस्थान के डिजिटल चैनल को आप जरूर लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। देखिए आज अपन अपना पहला प्रश्न क्या है। तो आज का जो अपना पहला प्रश्न है वो है, भारत की औसत दूध उपलब्धता प्रति व्यक्ति कितनी है। दूध उपलब्धता राजस्थान और भारत की हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। जहाँ पर आपको पता हो, पिछले साल जो कृषि प्रवेशक का पेपर हुआ था, वहां पर भारत की दूध उपलब्धता पूछी गई थी। तो आज का अपना पहला प्रश्न वही है कि भारत की औसत दूध उपलब्धता प्रति व्यक्ति कितनी होती है। हम बात करते हैं भारत की। तो भारत की जो दूध उपलब्धता होती है 444 ग्राम प्रति व्यक्ति है। वर्तमान में 444 ग्राम से घटकर 458 ग्राम हो गई। अर्थात वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो है 458 ग्राम है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 1058 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है। तो यहाँ से हमारा इसका सही आंसर होगा 444 ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। मूल ग्राम योजना यानी कि की विलेज स्कीम कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई। जो की विलेज स्कीम है आपकी, वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई। मैं आपको बता दूं, प्रथम पंचवर्षीय जो योजना की शुरुआत हुई थी वो 1952 से शुरू हुई थी। तो आपकी की विलेज स्कीम इसी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत आपकी विलेज स्कीम प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है आपका, गौशाला विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो जो गौशाला विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी वो 1949 में की गई। तो यहाँ से आपका इसका सही आंसर होगा बी। प्रथम मिलिट्री डेयरी फार्म की स्थापना कब हुआ, कहाँ की गई। तो बात करते अपन भारत में जो प्रथम मिलिट्री डेयरी फार्म की स्थापना की गई वो आपकी इलाहाबाद में 1889 को की गई। तो यहाँ से इसका आपका सही आंसर होगा डी, 1889 इलाहाबाद। अगला प्रश्न आता है, पशुधन विकास बोर्ड की इंडोनेशिया योजना सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई। पशुधन विकास की जो इंडोनेशिया योजना है ये आपके तेलंगाना कर्नाटक में चलाई गई। तेलंगाना कर्नाटक में इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत जो है रेड टेन गाय की विदेशी नस्ल होती है, इसका संकरण स्वदेशी गायों यानी कि वहां की देसी नस्लों के साथ करवाया गया। उत्तम प्रकार के जो पशु प्राप्त होते हैं, उत्तम प्रकार की नस्लें विकसित की गई इससे। तो इंडोनेशिया योजना की शुरुआत हुई थी तेलंगाना कर्नाटक में। इस कार्यक्रम के तहत रेड डेन गाय की विदेशी नस्ल होती है, रेड डेन इसका उत्पत्ति स्थान होता है, इसका संकलन स्वदेशी नस्लों के साथ करवाया गया और उत्तम प्रकार की नस्लें विकसित की गई। तो यहाँ से हमारा इसका जो राइट आंसर होगा कर्नाटक, सी। अगला देखिए, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। पशुधन विकास परियोजनाएं सर्वप्रथम शुरुआती राज्य। तो अगर आप पशु परिवहन की तैयारी कर ही रहे हो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पशुधन विकास की कौन कौन सी परियोजनाएं कहाँ कहाँ चलाई गई। तो अपन देखते हैं अपनी पहली इंडो स्विस परियोजना, उसके बाद इंडो जर्मन परियोजना और इंडो ऑस्ट्रेलियन परियोजना, इंडो डेनिश परियोजना। तो अपन ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि इंडो डेनिश जो योजना है आपकी वो कहाँ चलाई गई, तेलंगाना कर्नाटक में। इंडो स्विस तो प्रोजेक्ट आपका चलाया गया केरल में, यानी कि एयरपोर्ट देखते अपन कहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा।
केवल एक ऑप्शन आपके पास A4 आ रहा है। इस तरीके से आप ईरान वाले क्वेश्चन इजी तरीके से कर सकते हो। तो इंडोसिस, केरल, उसके बाद देखते हैं दीपस यानी इंडो जर्मन जो है हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल में चलाई गई। उसके बाद पिंडो ऑस्ट्रेलिया, ये जो है आपके हिसार हरियाणा में चलाई गई। फिर उसके बाद डी यानी इंडो डेंजिस कर्नाटक में चलाई गई। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर का A4, डी फर्स्ट, सी सेकंड और डी थर्ड। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको पढ़ सके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, कांकरेज गाय का उद्गम स्थल कौन सा है? तो जैसा कि आपको पता है कांकरेज गाय की दिव्य नस्ल है। इसका जो उद्गम स्थान होता है कंक तहसील, जिला बनासकांठा, गुजरात। तो यहाँ देखते हैं अपन सिंध पाकिस्तान, ये नहीं है। उसके बाद रोहतक हरियाणा, ये भी नहीं है। इसके अलावा मैसूर कर्नाटक, ये भी नहीं है। और बड़ौदा गुजरात, तो यहाँ गुजरात का अपने पास एक उद्गम स्थान आ रहा है, बड़ौदा गुजरात। अगर आपसे इसका मूल स्थान पूछा जाए तो कंक तहसील, जिला बनासकांठा, गुजरात। तो यहाँ से इसका सही आंसर होगा बड़ौदा गुजरात। गाय की दिव्य नस्ल होती है कांकरेज। उसके बाद सिंध पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो थार गाय की नस्ल होती है दिव्य। उसका उत्पत्ति स्थान आपका सिंध प्रदेश है। पाकिस्तान के सिंध प्रदेश का था भारत क्षेत्र। रोहतक हरियाणा से हरियाणा में गाय है। मैसूर कर्नाटक से गाय की एक नस्ल आपने सुना होगा अमृत महल। और अमृत महल गाय की जो नस्ल है मैसूर कर्नाटक की नस्ल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपना जो अगला प्रश्न है वो है निम्न में से दिव्य गाय की नस्ल कौन सी है? यहाँ से लगभग लगभग सभी एग्जाम में इसमें पूछे जाते हैं गायों की क्लासिफिकेशन से, गायों के वर्गीकरण से कौन सी गाय की नस्ल जो है आपकी गुजार हुई, कौन सी दिव्य है और कौन सी बाघ गाय है। तो गाय का क्लासिफिकेशन तीन इन चरणों में किया गया। पहला होगा आपका दुधारू नस्ल यानी कि जो दूध के लिए पाली जाती है। दूसरा है आपका दिव्य नस्ल। तीसरा है आपका भार गाय नस्ल। यहाँ जो आपकी दुधारू नस्ल आदमी वो आती है साहिवाल, साहिवाल, गिर, सिंधी, राठी और देवनी। ये जो सारी नस्लें होती है गाय की दूध के लिए पाली जाती है। उसके बाद दिव्य की बात करते हैं जो कि दूध और कृषि कार्य के लिए पाली जाती है। इनको बोलते हो आप द्विपयोजनी डेवलपमेंट ब्रीड। तो यहाँ से जो आपकी नस्ल है वो है धार मार्कर, काकरेज, हरियाणवी और मेवाती। ये जो सारी की सारी नस्लें आपकी उनसे द्विपयोजनी नस्लें। उसके बाद बात करते हैं अपन बाहर वही। तो बाहर वही में आती है नागौरी, मालवी, अमृत महल, चिल्लारी, बल्लीगढ़, बच्चोर। ये जो सारी की सारी नस्लें वो उनसे बाहर वही नस्लें। इसी नाम से एक नस्ल आती है आपके पास बेचू। देखिएगा ये अलग नस्ल है और ये अलग नस्ल है। बेचू गाय की नस्ल में होती है, एक केरल में पाई जाती है। गाय छोटे आकार की नस्ल है। गाय छोटे आकार की नस्ल है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है मिनिएचर। क्या बोला जाता है मिनिएचर। यानी कि बेचू नस्ल जो गाय की केरल में पाई जाती है छोटे आकार की होने के कारण इसको क्या बोला जाता है मिनिएचर। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है दीप की नस्ल कौन सी है। तो बात करते हैं धार पारकर, काकरेज, हरियाणी, मेवाती। इसके बाद अंगोल। अंगोल की जो एक गाय की दीप की नस्ल है
तो यहाँ से आपके पास इसका सही आंसर मिलता है अंगोल, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसका राइट है। देवनी जो है दुधार नस्ल है, हल्लीकर आपकी भारवाही नस्ल है, और मालवी आपकी भारवाही नस्ल है। यहाँ इसका सही आंसर आता है जो है आपके पास अंगोल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय वृक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखते हैं। केंद्रीय वृक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि CIRB, सोचूंगी जब हम इसको CIRB, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन बफेलो। तो आपका केंद्रीय वृक्ष अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो है आपका हरियाणा। हरियाणा में बात की जाए आपकी को विशाल अनुसंधान संस्थान विशाल हरियाणा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या होगा? सी। करनाल की बात की जाए आपकी तो करनाल आपका जो है NDRI संस्थान स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी आपके 1955। उसके बाद वल्लभ नगर की बात की जाए आपके तो यहाँ जो है आपका राजस्थान राज्य बेस संलग्न सुधार प्रशासन केंद्र है, जो कि पड़ता है आपका वल्लभ नगर उदयपुर। कहाँ पड़ता है? वल्लभ नगर उदयपुर। किसान हरियाणा की बात करेंगे हमने भी। नागरिक संस्थान आपका कहाँ है? हिसार हरियाणा। अलवर में क्या स्थित है आपका? सुकर विकास प्रजनन केंद्र। सुअर विकास का जो है कहाँ है आपका? अलवर। यहाँ से आपका सही आंसर क्या होगा? हिसार हरियाणा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले हम चर्चा करते हैं कि स्वच्छ केंद्र संस्थान के द्वारा कृषि प्रवेश के नए में स्टार्ट किए जा रहे 16 सितंबर सोमवार के दिन से प्रातः 10 बजे जो ये बैच स्टार्ट किया जा रहा है वो आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैच चलाए जा रहे हैं, जहां आपको लगातार नियमित रूप से कक्षाएं दी जा रही और जो ये फाउंडेशन बैच आपका चल रहा है मोटिवेशनल के लिए जो है टाइम टू टाइम मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। तो अगर आप उपज केंद्र संस्थान के साथ तैयारी करना चाहते हो, कृषि प्रशिक्षक बनने का अगर आपका सपना है तो एक बार उपज केंद्र संस्थान के ऑफिस पर जरूर विजिट करें और अपना एडमिशन जरूर करवाएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो मार्क्स से संबंधित है। तो आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से सही में कौन सा है? जहाँ बकरी मटन, भेड़ की मांस को चेवन, मुर्गी के मांस को पोर्क, गाय की मांस को बीफ, इनमें से आपका राइट स्टेटमेंट कौन सा है? जरा देखिएगा आप। चलिए बात करते हैं अपन मांस के प्रकार की। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले मांस का प्रकार गाय। तो गाय का जो मांस होता है इसको बोला जाता है बीफ। भैंस के मांस को बोला जाता है बफन। भेड़ की मांस को बोलते हैं आप मटन। बकरी के मांस को बोलते हो आप तेवन। और सुअर की मांस को बोलते हो आप पोर्क। तो देखिए गाय बकरी की मांस क्या क्या बोलते हो? चेवन। तो यहाँ देख रहे हैं मटन। तो मटन जो है भेड़ की मांस को बोला जाता है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया आपका। भेड़ की मांस को क्या बोलते हो आप? मटन। तो यहाँ दे रहे हैं आपको चेवन। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया आपका। फिर उसके बाद मुर्गी। मुर्गी की मांस के बारे में आप सभी जानते हैं। मुर्गी की मांस को चिकन बोला जाता है। यहाँ जो दे रखा है पोर्क, सुअर के मांस को बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका वो एक गाय का मांस बीफ, यानी गाय का मांस था उसको क्या बोलते हो आप? बीफ। सो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? सही सुमेलित है। जहाँ से आपका राइट स्टेटमेंट कौन सा है? गाय का मांस बीफ।
सूर्य में मध्यकाल में होते हैं, यानी कि सूर्य होते हैं उसके मध्यकाल में होते हैं आपके 4 से 6 दिन की, ठीक है, 4 से 6 दिन की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिकांश एग्जाम में ये पूछा जाता है कि रानीखेत बीमारी का संक्रमण किससे होता है। रानीखेत जो बीमारी होती है मुर्गी में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से जो है नवजात छोटे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। रानीखेत बीमारी वायरस के द्वारा होने वाली एक बीमारी है। इस बीमारी के बारे में अगर और बात की जाए तो रानीखेत बीमारी को न्यूकैसल डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि न्यूकैसल इसलिए बोला जाता है, इस बीमारी की सबसे पहले खोज आपके इंग्लैंड के न्यूकैसल शहर में की गई। इसमें इसका दूसरा नाम क्या होता है आपके पास, न्यूकैसल डिजीज। न्यूकैसल डिजीज, और इसको रानीखेत इसलिए बोलते हैं, उत्तराखंड के रानीखेत में इस बीमारी की सबसे पहले खोज की गई, इसलिए इसको क्या बोलते हो आप, रानीखेत। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संक्रमण इसका किससे होता है, तो अपन बात करते हैं जीवाणु। जीवाणु से इसका संक्रमण नहीं होता, माइक्रोप्लाज्मा से नहीं होता, कवक से नहीं होता। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा आपके पास कौन सा होगा, वायरस, यानी वायरस से। अगर मृत्यु में जीवाणु बीमारी की बात की जाए, मृत्यु में जो जीवाणु बीमारी होती है वो हमें एक फ्लोरम, यानी कि सफेद दस्त। कौन सी बीमारी होती है, सफेद दस्त। यानी कि बीमारी जो है इसका मुख्य लक्षण होता है सीटी बजने जैसी आवाज, यानी सीटी बजने जैसी आवाज, जिसका प्रमुख लक्षण है रानीखेत बीमारी का। क्योंकि यह जो वायरस होता है आपके मुर्गी के श्वसन और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इस श्वसन तंत्र को प्रभावित करने के कारण मुर्गी ठीक प्रकार से श्वास नहीं ले पाती, और अगर वो श्वास लेती है तो उसके श्वास के साथ सीटी बजने जैसी आवाज आती है। तो इसका प्रमुख लक्षण क्या हो जाएगा, सीटी बजने जैसी आवाज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोबाल्ट मुख्यतः पाया जाता है, तो कोबाल्ट इनमें से कौन से विटामिन में पाया जाता है। पहले बात करते हैं अपन विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है आपका कैरोटीन या रेटिनॉल इसको बोला जाता है। तो विटामिन ए की कमी से आपने रोग पड़े होंगे रतौंधी और जीरोथैलेमिया। तो मेरा आपसे यहाँ एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर टाइप करें कि विटामिन ए की कमी से होने वाला प्राथमिक रोग कौन सा है, रतौंधी या जीरोथैलेमिया या केराटिनाइजेशन ऑफ कोर्निया या बीट ऑफ स्पॉट। अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है आपका, कोबाल्ट मुख्यतः किसमें पाया जाता है, विटामिन डी कैरोटीन या रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल और विटामिन बी वाला साइनोकोबालामाइन। तो इसके नाम में क्या रहा है, साइनोकोबालामाइन। यानी कोबाल्ट जो है विटामिन बी वाला का प्रमुख संश्लेषण तत्व होता है। तो विटामिन बी वाला में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरिनो बेट का उद्गम स्थान कौन सा है। मेरिनो बेट की विश्व की सबसे महीन ऊन उत्पादक करने वाली नस्ल है। इस पेट का जो उत्पत्ति स्थान होता है आपका स्पेन होता है। तो यहाँ से आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्पेन। फ्रांस जो है बकरी की एक नस्ल होती है अल्पाइन। अल्पाइन बोर्ड जो है आपकी कहाँ की है, फ्रांस की। तो आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे भारी ऊन उत्पादन किससे होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, मेरिनो। और मेरिनो का उत्पत्ति स्थान क्या होता है, स्पेन। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, NDDB। एक होता है आपका NDRI। जैसा मैंने आपसे पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके अपन कि NDRI का होता है आपका करनाल हरियाणा और NDDB का होता है आपका आनंद। दोनों की स्थापना पशु विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी हो जाती है, क्योंकि आपका डेयरी से अनुसंधान संस्थान है और एक आपका चारागाह से अनुसंधान संस्थान है। और NDDB जो स्थापना हो आपकी
वो ये 1955 और इंडिया में स्थापना हुई आपकी 1955। दोनों को आप अच्छे तरीके से रख ले, याद कर ले, क्योंकि क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आपके पास क्या आएगा, आनंद गुजरात, यानी कि दिल्ली में कहाँ स्थित है, आनंद गुजरात। अगला तो किसी ने अपना राजनीतिक रोग से प्रभावित होते हैं। अभी डिस्कस किया अपने प्रिपरेशन में कि राजनीतिक रोगियों में फैलने वाला सबसे भयंकर संक्रामक रोग है। यहाँ से आपका आएगा मछली, कुकुर, सुअर, गो पशु। कौन सा आएगा, कुकुर यानी मुर्गियां। अगला प्रश्न है, पशुओं में दुग्ध जोड़ किस तत्व की कमी से होता है। दुग्ध जोड़ पशुओं में होने वाला रोग है, यानी जो पशु दुधारू पशु होते हैं उनमें दूध में कैल्शियम की कमी के कारण, सॉरी दूध में कैल्शियम कमी नहीं, दुग्ध जोड़ बीमारी जो होती है मिल्क फीवर, एक किससे होता है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कैल्शियम की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से। अधिकांश से ये सभी को पता होगा कि दुग्ध जोड़ जो है कैल्शियम की कमी से होता है। आपको ये पता है कि जोड़ यानी बुखार जब भी आती है इसमें टेम्परेचर हमेशा बढ़ता है, लेकिन एकमात्र ऐसा रोग है जिसमें टेम्परेचर सामान्य से कम हो जाता है। मिल्क फीवर तो रोग है, इसमें टेम्परेचर आपका कैसा हो जाएगा, कम। मिल्क फीवर रोग में पशुओं का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर टाइप करें कि दुग्ध जोड़ जो बुखार होता है पशु का, उसमें कैल्शियम की कमी तो होती है, पर एक कैल्शियम की कमी आपकी किसमें होती है, एक कैल्शियम की कमी आपकी किसमें होती है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो यहाँ से आपका सही आंसर क्या होता है, कैल्शियम। मैग्नीशियम की वजह से जो रोग होता है पशु में वो होता है ग्रास टिपेंगी। फास्फोरस की मिली होता है पाइका। उसके बाद कैंसर से आप बता रहे हैं मिल्क फीवर। अधिकांश रोग होता है पशु में जब पशु बच्चे को जन्म देता है, उसको बोलते हो आप काविंग, क्या बोलते हो, काविंग। गाय भैंस के बच्चे लेने के लिए क्या बोलते हो आप, काविंग। तो जब पशु बच्चे को जन्म देता है उस समय यह बीमारी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इसका आपको दूसरा नाम दिया गया है काविंग पैरालाइसिस, यानी काविंग की टाइम होने वाली पैरालाइसिस, काविंग पैरालाइसिस। मृत्यु बोला जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, अच्छा है और नहीं बट जरूर कोड करेगा। कभी कभार क्या होता है आप पढ़ते हो इनमें से भैंस की नस्ल कौन सी है, आप देखते हो पहला आंसर सूरती राइट, फिर आप नीचे के ऑप्शन पर ध्यान नहीं देते। को आप जरूर अच्छे से पढ़ेगा एक बार, या पूछा है आपसे कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, तो आपको बताया गया कि सूर की जो है भैंस की नस्ल होती है। मेहसाना भैंस की क्रॉस ब्रीड है जो कि मुर्रा और सूर की मुर्रा और सूर की क्रॉस से डेवलप की गई। मुर्रा और सूर की क्रॉस से डेवलप की गई भैंस की नस्ल कौन सी, मेहसाना। नागपुरी भैंस की नस्ल है आपकी, नागपुर महाराष्ट्र में पाई जाती है, तलवार नुमा इसके सींग होते हैं। तलवार नुमा इसके सींग होते हैं। सूर की बात की जाए तो हसिया आकार इसके सींग होते हैं, हसिया आकार। हसिया में अगर आप समझ पा रहे हो तो गाँव में सामान्य भाषा में बोला जाता है इसको दातनी, यानी दातनी का आएगा सींग रहोगे सूरदी। तो समझ में आया आपको, हसिया हसिया आकार से किसको होते हैं, सूरदी। मेहसाना की बात की जाए तो मेहसाना पुरुष लेडी मुर्रा और सूरदी की। नागपुरी भैंस की बात की जाए तो इसके सींग होते हैं तलवार नुमा। रेड डेंगू होती है आपकी गाय की नस्ल होती है, इसका उत्पत्ति स्थान है डेनमार्क, जैसा कि हम पहले में चर्चा कर चुके इस बारे में। यहाँ से आपका इसका सही आंसर क्या होगा, रेड टेन। किसी नस्ल है आपकी, गाय की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है भूमि का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है। तो नवीनतम से मैं आपको टॉपिक दे रखा है कि पशु उत्पाद
यानी पशु उत्पाद कौन कौन से होते हैं? दूध, दही, गोबर, घी और गौमूत्र। इस प्रकार के दूध उत्पाद को आपको बढ़ना है। और आपसे किसी को पूछा गया है उनका अपेक्षित घनत्व, तो यहाँ से दूध का अपेक्षित घनत्व मापते हैं, वो मापते हैं इलेक्ट्रोमीटर से। क्योंकि थर्मामीटर की बात आ जाए तो थर्मामीटर का मतलब क्या होता है? तापमान। हाइड्रोमीटर की बात आ जाए तो हाइड्रो का मतलब नमी। उसके बाद वोल्टाइलोमीटर की बात आए तो यहाँ से वसा प्रतिशत। और इलेक्ट्रोमीटर की बात आए तो अपेक्षित घनत्व। वो जो गाय भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है वो है आपका 1.028 से 1.032। मोस्ट क्वेश्चन है आपका फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिएगा एक बार कि गाय भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है। यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोमीटर। अगला क्वेश्चन। अब आज की जो ये खत्म हुई है, हम आपको बता दें कि पशु परिषद की बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन उपज के संस्थान के प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं। अगर कोई विद्यार्थी, कोई भी परिवार के आपका सदस्य पशु परिषद की तैयारी करने का इच्छुक हो या कृषि प्रवेश की तैयारी करने का इच्छुक हो, तो उपज के संस्थान के ऑफिस में एक बार जरूर आए, जरूर एक बार बैठकर आप बात करें। वहाँ आपकी हर समस्या का आपको समाधान किया जाएगा तथा प्रत्येक वीक को जो है टेस्ट का आयोजन किया जाता है। कभी कभी जो है उपज केंद्र संस्थान में मोटिवेशनल बैच भी चलाए जाते हैं, मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन भी किया जाता है। तो आपके पशु परिषद का बैच जो स्टार्ट किया जा रहा है 16 सितंबर यानी सोमवार से स्टार्ट किया जा रहा है, तो एक बार जरूर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उपज केंद्र संस्थान के डिजिटल चैनल को आप सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को और अपने प्यारे पशु परिचय विद्यार्थियों को। धन्यवाद।